नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम लोकतंत्र में। चलिए शुरुआत बुलेटिन की करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में गठबंधन की राजनीति कभी किसी के रास नहीं आई। खास तौर पर बड़ी पार्टियों ने हमेशा अपना जनाधार गंवाया ही है। बावजूद इसके वे बार बार गठबंधन को तवज्जो देते रहे हैं। आलम यह है कि जिस बड़ी पार्टी ने जाति आधारित दलों संग गठबंधन किया, उसका उस जाति का अपना वोट बैंक भी उससे धीरे से खिसक गया। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ा है। फिर भी उसे यही लगता है कि गठबंधन के बिना उसका काम नहीं चलने वाला। इन हालातों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की राह आसान होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह विपक्ष का बिखराव है। बहुजन समाज पार्टी ने किसी से तालमेल करने से साफ इनकार कर दिया है, तो समाजवादी पार्टी पिछड़ी जातियों के दलों से तालमेल कर अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस को प्रदेश में सहयोगी दल मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। इन हालात का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को अब मिलने जा रहा है। कांग्रेस नेता भी अंदर ही अंदर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद जता रहे हैं। कम से कम अखिलेश यादव तो ये महसूस कर रहे हैं और मन ही मन ये भी तय करने लगे हैं कि उनका मंत्रिमंडल कैसा होगा। उन्होंने वक्त रहते बीजेपी के साथ रहे ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी से समझौता कर लिया है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी को भुनाने के लिए राष्ट्रीय लोक दल से भी सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल कर लिया है। जयंत चौधरी ने भी 21 नवंबर तक इसके ऐलान की पुष्टि कर दी है। देखा जाए तो सियासत की चौसर बिछने में अखिलेश विपक्षी दलों के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट निकले। उन्होंने महान दल से फटाफट हाथ मिला लिया, तो फैसला लेने में देरी करके अपने चाचा शिवपाल यादव को अब विलय की भी बात करने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि चाचा शिवपाल प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी राजनीतिक हकीकत का एहसास हो चुका है। मैंने तो कह भी दिया है, अलायंस करना चाहें अलायंस करें, मैंने कि विलय करना चाहें विलय करें, मैंने ये भी कह दिया। लेकिन मेरा इतना ही है कि हमारे जो पीछे हैं लोग सम्मानजनक टिकट मिलना चाहिए। हालांकि कहने वाले कह रहे हैं कि तालमेल की कोशिश करते हुए नजर आना शिवपाल यादव की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील सोशलिस्ट पार्टी दोनों का एक ही वोट बैंक है। ऐसे में अखिलेश यादव की इत्र लगाकर मित्र बनाने की रणनीति कारगर नजर आ रही है। लेकिन बीएसपी ने एकला चलो रे का ऐलान कर दिया है। बीएसपी के अलग लड़ने से समाजवादी पार्टी को दलितों का कितना समर्थन मिलेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये तय है कि मायावती का मतदाता फिलहाल उसके साथ एकजुट रहेगा। लेकिन पिछले 3 चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो बीएसपी भी अपने दम पर सरकार बनाने की हालत में नहीं है। इधर बुआ के कैंप में भतीजे ने जबरदस्त सेंध लगाई है। कई मौजूदा विधायकों और बड़े नेता इन दिनों बीएसपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में मायावती बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही हैं। मैं जो आपको बता रही हूँ कि सपा और बीजेपी में तो हम कोई फर्क समझते नहीं। ये तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये तो इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में है। ये तो आप खुद इनके जो बयान आ रहे हैं, चाहे तो सपा मुखिया के या फिर योगी जी के जो बयान आ रहे हैं, उससे आप लोगों को ये स्पष्ट तौर पर हमारा कोई भी आप सोच रहे मुकाबला हमें पूरा भरोसा है। जैसे सन 2007 में हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, हमें पूरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली। मायावती का गुस्सा जायज भी है। अखिलेश यादव ने जिन्ना का मुद्दा उठाकर मुसलमानों की रहनुमाई का संदेश दे दिया है, लेकिन समझाए जाने पर वो अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने पर जुट गए हैं। सपा के प्रचार गीतों में उन्हें कृष्ण का वंशज बताया जा रहा है, तो खुद को वो विष्णु भक्त बताते हैं। वो साधु संतों से आशीर्वाद लेने में भी नहीं हिचक रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी भी ललाट पर भस्म मलकर पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी को चुनौती देने पहुंची थी और मंत्र पाठ से शुरुआत की थी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र पाठ अलग बात है, लेकिन प्रियंका गांधी के लिए मुश्किल चुनाव तंत्र की है। मौजूदा हालात में बड़ा दिल करने के बावजूद कांग्रेस के साथ कोई भी छोटा दल हाथ मिलाता नजर नहीं आ रहा।
प्रियंका और दूसरे नेताओं ने जयंत चौधरी के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर चाट भल्ले ही खाए, लेकिन जहाज पर बिठाकर दिल्ली लाने के बावजूद कांग्रेस उन्हें मना नहीं पाई। कांग्रेस की मजबूरी है, समाजवादी पार्टी ने दूरियां बना ली है। बीएसपी से वैसे भी अदावत पुरानी है। ऐसे में प्रियंका गांधी जरूरी है सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत भी है, क्योंकि कांग्रेस का संगठन तो खड़ा कर लिया गया है, लेकिन 6.5% वोटरों के दम पर चुनाव जीतना कतई मुनासिब नहीं है। जाहिर है कि कुछ अलग करके प्रियंका गांधी ने राष्ट्रीय कद का नेता बनने के लिए महिलाओं को 40% सीटें देने का वादा कर दिया है, तो आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 मानदेय करने का वादा किया है। प्रियंका गांधी को लड़ाकू नेता के तौर पर पेश करके कांग्रेस संगठन में जान फूंकने की कोशिश कर रही है। अलबत्ता कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्राएं रंग दिखा रही हैं, लेकिन रणनीति के स्तर पर कमजोर पड़ रही हैं। वहीं बीजेपी की चुनावी चतुरंगी सेना ने पूरा मैदान पाट दिया है। पार्टी ने 7 छोटे दलों से समझौता कर लिया है। पिछड़ों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, तो हिंदुत्व की लहर पर सवारी की तैयारी है। लेकिन सवाल ये कि क्या मंदी, महंगाई, महामारी के बजाय मतदाता हिंदू मुसलमान, कश्मीर तालिबान पर वोट देगी या फिर उत्तर प्रदेश देश को नई राह दिखाएगा। एपीएन न्यूज के लिए अंशुमान त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो बिल्कुल हर बार हम देखते हैं कि जो छोटे दल होते हैं बहुत अहम भूमिका निभाते हैं चुनावों में, और इस बार कितना ज्यादा अहम रोल हमें इन दलों का देखने को मिलेगा ये तो चुनावों के बाद पता चलेगा। और इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। तमाम मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विजय खेरा बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर अरविंद गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सपा से प्रवक्ता हैं, और प्रदीप सिंह जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। पहला सवाल डॉक्टर विजय खेरा जी, आपसे ये करना चाहूंगी कि क्या लग रहा है इस बार के चुनावों में कितना अहम रोल निभाने वाले हैं ये तमाम छोटे दल? छोटे दल अहम रोल निभाते ही हैं जी। कारण ये है कि पहले क्या हुआ कि ओबीसी में एक ओबीसी का ग्रुप है, कुछ जातियां हैं जिनको बराबर समाजवादी पार्टी ने नेग्लेक्ट किया है, पूरी तरह से नेग्लेक्ट, परवाह नहीं की। ओबीसी के नाम पर उनके पास 1 या 2 जातियां हैं जिनको वो हमेशा काम करते रहे, जिनके लिए बढ़ावा देते रहे, जिन्होंने सरकार में बड़ा हिस्सा लिया दोनों तरह से। मैंने सरकार में भी लिया, लूट खसोट मिली उनको, उसमें भी बात करा, लेकिन गरीब लोगों को ओबीसी में भी अत्यंत पिछड़े ओबीसी है, जिन 7 पार्टियों की बात करके जिन बीजेपी ने साथ दिया है, उनको भी बराबर का दर्जा को देना चाहते हैं दूसरे ओबीसी से जो काफी विकसित हो चुके हैं, शिक्षित भी हो चुके हैं, जिनका नौकरी में बड़ा भारी हिस्सा है। अब ओबीसी में जो हम बता रहे हैं दूसरे ओबीसी है, अत्यंत पिछड़े वाले ओबीसी, ये सब वो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो अपनी हिस्सेदारी चाहती है, जिनको हिस्सेदारी दूसरे लोगों ने नहीं दी, और भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदारी देना चाहती है, इसलिए उनके साथ एलायंस भी किया, उनकी परवाह भी की, और जब ये पार्टियां नहीं थी तब उनको हमने साथ भी लिया, उनकी रक्षा भी की। इस कारण से उन जो छोटी पार्टियों के नेता है उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जगा, खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जगा, और योगी जी के कार्य में जगा। तो धीरे धीरे वो साथियां जो थी वो हमारे साथ है आज। जी, तो आपको इस चीज का फायदा मिलने वाला है, आपको क्या लगता है? नहीं, उनका तो फायदा हमको मिलेगा ही मिलेगा जी, पर हमारा फायदे से ज्यादा हमारा इंटरेस्ट किस बात में है कि उनको की हिस्सेदारी मिल जाए, उनको उनके हाथ मिल जाए। ऐसा ना हो कि जैसे इस तरह बहुत सारे पिछड़े प्रांत है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन है उसको उसका हक नहीं मिल सका, उसको भी नेतृत्व नहीं मिल सका, लेकिन आज वहाँ कॉरिडोर जा रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो है अति पिछड़े क्षेत्रों को बराबर राष्ट्र के साथ संपर्क में लाना, अति पिछड़े लोगों को भी राष्ट्र में विचारधारा से जोड़ना और उनको उनके अधिकार दिलाना, और उसमें हम सफल हो रहे हैं, ये उन्होंने देखा, इसलिए वो हमारे साथ है। जी, मुख्य कारण।
किया है। जी, तो आप तमाम पिछड़े जातियों को साथ में लेकर चलने की यहाँ पर बात कह रहे हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता भी बने हमारे साथ। डॉक्टर अरविंद जी, आपको क्या लग रहा है कि जब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन करने की औपचारिक तौर पर तो घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि हो ही गया है करीब करीब, और साथ ही साथ सपा के साथ भी आपका गठजोड़ हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या लग रहा है आपके लिए कितना अहम रह सकता है इन पार्टियों के साथ मिलना, इनके साथ गठबंधन? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा आधारभूत अंतर है भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन करना और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिसके साथ गठबंधन किया उसे उसका अस्तित्व खत्म कर दिया। यही इनकी रणनीति है कि जितने भी छोटे छोटे छत्रप हैं उन्हें हम अपने साथ विलय करा के, अपने साथ शामिल करा के फिर उनकी जड़ें बिल्कुल ही हम साफ कर दें। समाजवादी पार्टी जो विलय कर रहा है, जो विलय मतलब जो गठबंधन हमारे साथ कर रहे हैं, हम उन्हें सहभागिता की नजर से देखते, हम वो हमारे सहयोग। और मैं एक चीज आपको बता दूं, देखिए माननीय अखिलेश जी ने जो विकास की राह खोली थी उत्तर प्रदेश, एक फ्यूचरिस्टिक विजन रखा था, वो आप समझ लीजिए एक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ। आज भारतीय जनता पार्टी के पहले था कि 2 इंजनों की सरकार थी, एक आगे चलता था, एक के अपोजिट डायरेक्शन में पीछे चलता। नतीजा क्या हुआ, इंजन ये दोनों आपस में खींचातानी करते रहे, अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की जगह उल्टा प्रदेश बन गया। अब आजकल कह रहे हैं कि साहब इसमें एक तीसरा इंजन भी जोड़ दिया जाएगा, तो क्या चाह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को डिरेल करना चाह रहे हैं? भाई आज अगर आप गौर करके देखिए, जी, बीजेपी के विधायकों ने, सांसदों ने एक योजना बनाई थी, आदर्श ग्राम योजना। हर विधायक को सांसद एक ग्राम देगा और उसे आदर्श बनाएगा। जी, आप पूछ के देख लीजिए कितने ग्राम बने। क्या गंगा की सफाई के लिए इन्होंने अलग से मंत्रालय बना दिया? उसके बावजूद क्या गंगा मैया की सफाई हुई? अर्थव्यवस्था में जो कहते थे कि हम इससे जो है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था बनाएंगे, आज स्थिति है कि हम जीडीपी निगेटिव की स्थिति में पहुंचने वाले हैं। जी, लेकिन डॉक्टर अरविंद जी, लेकिन जब आपके पास भी मौका था, इससे पहले आपकी जब सरकार थी, तब आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया था इस दिशा में? मैं आपको जी देखिए, पहली चीज तो करी गई थी कि लोगों को पहले गाड़ियां ढूंढनी पड़ती थी, लोगों से उधार मांगनी पड़ती थी, किराए पे लेनी पड़ती थी, और अगर वो बीमार पड़ता था तो वो जो है बड़ी मुश्किल से शहर या अस्पताल। समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस 108 की व्यवस्था करी। नतीजा क्या हुआ, आप एक डायल करिए, एम्बुलेंस आपके घर पे उपलब्ध है। पहली चीज, ये उन गरीब और कमजोर वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत है, स्पेशली जो रूरल एरिया। दूसरी, मैं आप 102 को शुरू करिए, जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए आप डायल करिए, तुरंत गाड़ी आएगी और आपको मैटरनिटी सेंटर जो भी होगा उस तक पहुंचाएगी। इससे क्या हुआ, हमारी मैटरनल डेथ एंड चाइल्ड डेथ में बहुत बड़ी गिरावट है। तीसरी थी डायल 100 पुलिस चौकी आपके ऑन द केवल एक मोबाइल फोन पे आप करिए और पुलिस चौकी आपके सामने। देखिए, जो कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो आपके कार्यकाल में भी कोई बहुत बेहतर तो हमें देखने को नहीं मिली थी, और फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं, देखिए अरविंद जी, फिलहाल हम छोटे दलों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, किस तरीके से चुनावों में वो अहम किरदार निभा सकते हैं, और प्रदीप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। प्रदीप सिंह जी, आपको क्या लग रहा है कि आखिर कांग्रेस से सबसे अकेली पड़ती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल उत्तर प्रदेश में अब, क्योंकि गठबंधन के लिए कोई भी छोटा दल उससे तैयार नहीं है, ऐसे में अब आप क्या करेंगे? तौर पर कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से और मजबूती के साथ हमने अपना गठबंधन इस प्रदेश की आवाम के साथ किया है। लगातार इस सरकार को कुछ चुनौती देती हुई पार्टी या राजनीतिक दल नजर आया है तो कांग्रेस पार्टी नजर आई है, और कोई नेता नजर आया है तो प्रियंका गांधी नजर आई है, अजय कुमार जी लल्लू नजर आए। अब लगातार देखिए, क्या बनारस से लेकर लखीमपुर की बात हो, उन्नाव की बात हो, हाथरस की बात हो, हर मुद्दे पर अगर कोई लड़का नजर आया है कांग्रेस पार्टी में। और जब सरकारों के विकास कार्यों की बात होती है तो पिछले 35 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं, लेकिन उन 35 वर्ष पहले जो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, हम क्या कारण है कि
लखनऊ उत्तर प्रदेश में जब हम IIT कानपुर देते हैं, उसके बाद की गैर कांग्रेस सरकारें आज तक कोई नया IIT देखिए 35 वर्ष पहले की तो बात बीत गई, अभी मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है उस पर बात करें तो बेहतर होगा। जी जी हम बिल्कुल निश्चित तौर पर बात कर रहे हैं जी। हम बात कर रहे हैं, देखिए जिन सवालों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है वो सवाल है दलित उत्पीड़न, वो सवाल है कानून व्यवस्था, वो सवाल है बढ़ती महंगाई, वो सवाल है महिला उत्पीड़न, वो सवाल है विकास और रोजगार। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार फेल होती नजर आई है और इन मुद्दों पर कोई लड़ता नजर आया है तो कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, हमारी नेता प्रियंका गांधी होती है। लेकिन हम फिर एक बार कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, हमारे नेता प्रियंका गांधी ने कहा है, खुले मन और खुले दिमाग से हम राजनीति के मैदान में संभावनाओं को खेले। अगर कोई हमारे दरवाजे पर आता है और उनसे बात करता है तो निश्चित तौर पर हम उसे समान विचारधारा के राजनीतिक दलों को उसके साथ चलने को तैयार। लेकिन जिन परिस्थितियों में जिन मुद्दों के साथ कांग्रेस खड़ी है, जिन मूल्यों पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने खड़ी है, जिन मुद्दों के साथ हम लड़ते नजर आए, उन मुद्दों के साथ उन राजनीतिक दलों को चलना। आज परिस्थितियां क्या है? आज परिस्थितियां हैं ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर पूरी तरह जंगल राज। पुलिस की स्थिति ये है, पुलिस अगर कभी इनकाउंटर की बात करती है, सक्रियता की बात करती है तो मुझे छाँ की आवाज लगाती नजर आती है। जब कहीं अपराधियों की बात होती है तो अपराधी जेलों के अंदर बर्थडे मनाते हुए वीडियो वायरल होते हैं, जेल के अंदर हत्याएं हो रही हैं और यही नहीं। मैं यही सवाल मैं करना चाहूंगी डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी से। अरविंद जी, आपको क्या लग रहा है कि RLD आपके साथ है, सपा आपके साथ है, तो कहीं ना कहीं किसानों का वोट बैंक भी अब आपके पक्ष में जाएगा और ऐसे में आपके लिए ये कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? पार्टी का जो वोट बैंक है वो इस टाइम बहुत बड़ी अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है जी। देखिए जो जाट समाज का पूरा वो किसान आंदोलन में चलते इनसे बहुत नाराज और बात नाराजगी की एक चीज और भी देखिए आप, क्या इतना अहंकारी भी होना चाहिए कि आप हमारे जो किसान है उसकी आवाज भी ना सुने? क्या सरकार को इस तरीके का रवैया किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी उचित नहीं। अब किसानों देखिए जाट जितने भी हैं उस क्षेत्र के RLD का एक बड़ा वर्चस्व है। दूसरा क्या है कि समाजवादी पार्टी ने किसान आंदोलन में हर जगह उनका सपोर्ट किया, हर जगह उनका समर्थन किया है। अब आ जाइए ओम प्रकाश राजवंशी की। एक बात आप देखिए, जो बैकवर्ड समाज जितना भी था, इन्होंने जब भी उसका फायदा उठाना था तो उसका चेहरे को आगे बढ़ा दिया। देखिए केशव प्रसाद मौर्य को पहले कह दिया कि साहब केशव प्रसाद मौर्य जो है 2017 में मुख्यमंत्री बनेंगे भाजपा के, और बाद में जब सरकार बन गई तो केशव प्रसाद मौर्य को पीछे खींच लिया और भी को आगे बढ़ा दिया गया। तो देखिए एक जो छल हुआ था बैकवर्ड समाज के साथ, उसका भी दूसरी चीज में आपको सबसे जो जरूरी याद है, देखिए राजनीति अपनी जगह है और संबंध अपनी जगह, लेकिन जो लोगों का पेट है तो हमारा खाना है जिसे हम कहते हैं, आज स्थिति ये है कि लोगों के पेट लात पड़ी, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे आप खाद्यान्न की जितनी चीजें ले लीजिए, हर चीज में कोरोना पहले फैला तो किसी का व्यापार बिल्कुल बंद हो गया जी। उसके बाद अब डेंगू महामारी चल रही है, तब भी व्यापार बिल्कुल बंद चल रहा है। इन लाखों करोड़ों के पैकेज की बात करते, वो पैसा कहाँ जाता है भगवान जाने। लेकिन नीचे स्तर पर कहीं पर भी आज आप देख लीजिए, इस दीपावली का ही आप उदाहरण ले लीजिए। दीपावली पे लोग ज्यादातर घरों में बैठे रहे, उन्होंने कैसे दिवाली मनाई होगी भगवान जाने। तो इस टाइम लोग जो ग्रस्त हैं वो महंगाई से, और जो एक बहुत बड़ी चीज आपको बताऊं कि इन्होंने क्या किया, नौकरशाही को इतनी स्वतंत्रता दे दी कि आज हमें लगता ही नहीं कि हमारे यहाँ MP और MLA या किसी मंत्री या मुख्यमंत्री की सरकार है। हमें तो ये लगता है कि DM और SP हर जगह की सरकार चला रहे, पूरे प्रदेश को वही चला रहे। तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था, वोटिंग व्यवस्था खत्म हुई है। हम DM और SP को ही वोट किया करेंगे, हमें विधायक MP और मंत्री और मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है?
तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आज आप समझ लीजिए भ्रष्टाचार अपनी चरम पे पहुंच गया। जी बिल्कुल। विजय खेरा जी भी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अरविंद जी, विजय खेरा जी भी जुड़ चुके हैं एक बार फिर से हमारे साथ। विजय खेरा जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि अब जिस तरीके से मौजूदा स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि अरविंद जी ने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए आपकी सरकार के ऊपर, और साथ ही साथ मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी आपसे कि आरएलडी अब जब सपा के साथ जा रही है तो जो एक किसानों का वोट बैंक है वो आपसे खिंचता हुआ दिखाई देगा। अब इस पर क्या कहेंगे? दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहली क्या है कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। क्या आप भी क्या जिंदा जानते हैं योगी अहमद के बारे में? तो वो तो पहले भी इन्होंने लगाए थे, राफेल पे लगा लिया तो अपना काला चेहरा होकर चला गया इनका। इन्हें नोटबंदी पे लगाए थे, उसकी जनता ने इनको अच्छी तरह से अब वोट हमको दिए। राजनीति जी की आवाज नहीं आ रही है। जी कुछ तकनीकी खराबी के कारण शायद इनकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है विजय खेरा जी की। चलिए हम दोबारा इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से। प्रदीप जी, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि अब कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि अपने दम पर भी लड़ सकती है और जीत भी हासिल करेगी, लेकिन जो स्थिति कांग्रेस की फिलहाल उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिल रही है वो कुछ बहुत ज्यादा बेहतर तो है नहीं, और बिना छोटे दलों के साथ के आप लोग क्या कर पाएंगे? क्योंकि जो उम्मीदवार आपकी तरफ से उठाए जाएंगे, क्या वो इतने सक्षम होंगे वो सपा और बीजेपी या बसपा के सामने वो खड़े हो पाए और जीत पाए? जरा देखिए, उत्तर प्रदेश की आवाम ने तय कर लिया है कि न तो वो न की मजाक पर चद्दर चढ़ाने वालों के साथ खड़ी है, न की जय जयकार करने वालों के साथ। जनता खड़ी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जनता खड़ी है बेरोजगारी के खिलाफ, जनता खड़ी है बढ़ते अपराध के खिलाफ, जनता खड़ी है महिला उत्पीड़न के खिलाफ, जनता खड़ी है दलित उत्पीड़न। और इन मुद्दों के साथ जब कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है, हमारी नेता प्रियंका गांधी। जब हम बात करते हैं किसानों की तो हम निश्चित तौर पर हमने कर्जा माफी करके देश के किसानों के साथ खड़े होने का अपना वायदा पूरा किया था, तो पूरे प्रदेश का किसान हम पर विश्वास था। इसलिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश का किसान हम पर विश्वास करता है कि जब लखीमपुर की घटना होती तो हमारी नेता प्रियंका गांधी ने उनकी मदद के लिए सड़कों पर सड़क करते हुए जेल यात्रा की। उत्तर प्रदेश की आवाम हम पर इसलिए विश्वास करती है कोरोना काल में अगर कोई आम जनता के लिए व्यवस्था नजर आया है, कांग्रेस पार्टी में व्यवस्था नजर आई है, चाहे वो रोटी की व्यवस्था हो, चाहे दवा की व्यवस्था हो, चाहे उनकी यात्रा के लिए बसों की व्यवस्था हो, और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष को लगभग 1 महीने से ज्यादा जेल यात्रा करनी है। चाहे जिन मुद्दों पर लगातार हर मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी सड़कों से नजर आई है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की आवाम कांग्रेस पार्टी के साथ ईमानदारी से खड़ी है। और एक बात निश्चित और साफ है, जो लोग जातीय गठबंधन की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब जातीय गठबंधन की बात करती है तो हम ये पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के थानों में केवल एक बिरादरी के अलावा दूसरी बिरादरी के थानेदार क्यों नहीं मिलते? अधिकतर क्षेत्रों में आप हम ये कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में कोई पंडित जी, कोई मिश्रा जी, कोई दलित वर्ग का साथी, कोई माइनॉरिटी का साथी अगर थाने में FIR कराने जाता है तो वहां पर भगा क्यों दिया जाता है? उसकी FIR लिखी क्यों नहीं जाती? क्या कारण है कि दलित उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न के बावजूद भी सरकारें मौन नजर आती है? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के साथ 93 घटनाएं हो चुके हैं? उनसे पहले हमारा तकनीकी खराबी के कारण संपर्क टूट गया था। विजय खेरा जी, आपसे हम यही जानना चाह रहे थे कि अब जो मौजूदा स्थिति हमें देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश की सियासत में, तमाम दल यही चाह रहे हैं कि छोटे दलों को हम साथ लेकर चलें, तभी और ज्यादा मजबूती हमारी पार्टी को मिल सकती है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? और इससे पहले जो आप अपनी बात सामने हमारे रख रहे थे, नहीं कह पाए थे तकनीकी खराबी की वजह से, वो भी आप कह सकते हैं, कहिए। लग रहा है फिर से अभी उनसे संपर्क टूट गया है हमारा। मैं प्रदीप जी से अगला सवाल करना चाहूंगी। प्रदीप जी, अब कांग्रेस की जैसे कि आप बात कर रहे थे कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और तमाम तरह की बातें उस वक्त आपने कही भी, लेकिन 1989 से लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने आने की जद्दोजहद में लगी हुई है, मगर तमाम जो काम किए जा रहे हैं कांग्रेस के जरिए वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। भले ही गठबंधन को हम बात करें तो 2017 के चुनावों में भी हमने देखा था, सपा के साथ मिलकर लड़े थे मगर कोई फायदा नहीं हुआ। 1996 की हम बात करें और पीछे जाएं, बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे आप, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में आखिर क्या कमी रह जा रही है पार्टी में जो जनता कांग्रेस को नहीं चुन पा रही है?
ज्यादा देखिए स्पष्ट है कि कांग्रेस अपने मुद्दों के आधार पर राजनीति करती है। हमने हमेशा विकास के एजेंडे पर राजनीति की है, हमने हमेशा देश के अंतिम नागरिक के विकास की बात की है। लेकिन 89 से लेकर 80 तक के बीच की जो राजनीति थी, कहीं न कहीं जाति के आधार पर राजनीति होने लगी। तो तमाम परिस्थितियों में जातीय समीकरण फिर बैठ है, तो उन परिस्थितियों में चूंकि हमने हमेशा जातीय गठबंधन के इसके सहमत हम कभी नहीं रहे। इन परिस्थितियों में हमने हमेशा विकास के एजेंडे पर काम किया। तो वही बात सही है। तो प्रदेश की आवाम ने तमाम जो उस समय के समसामयिक मुद्दे थे उसमें हमें समर्थन नहीं दिया। लेकिन निश्चित तौर पर आज के समय में उत्तर प्रदेश के युवा ने यह तय किया है, जो हमारे रोजगार की बात, जो कानून व्यवस्था की बात, जो गन्ना किसानों की बात, जो उत्तर प्रदेश के किसानों की बात, जो दलित उत्पीड़न के विरुद्ध बात करेगा, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की आवाम उसके साथ खड़ी रहेगी। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इन मुद्दों पर लगातार सड़कों पर लड़ती नजर आई है, उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ खड़ी नजर आई। आज इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी बात करती है, किसानों की बात करती है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब लखीमपुर से किसान रौंदा जा रहा था और लगातार रौंदा जा रहा है, काले कानूनों को वापस लेने की बात हो रही है और आप लगातार उन्हें खारिज करते जा रहे हैं। और जो लोग इनके हत्यारे हैं उनको अपने मंच पर बैठा कर दोषी के अपराधी ढूंढते होते बगल में छोरा, पूरे गाँव में ढोरा वाली ऐसी परिस्थिति से उत्तर प्रदेश के आवाम ने ऐसा किया है। अब निश्चित तौर पर जिन्ना की मजा पर चद्दर चढ़ाने वालों और जिन्ना की जयकार करने वालों के साथ नहीं खड़ी है, उन लोगों को आने के दलों के साथ खड़ी है जो वाकई उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ। जी जी, तो डॉक्टर अरविंद जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि प्रदीप जी कह रहे हैं कि 1989 के बाद से विकास के नाम पर जनता ने वोट नहीं दिया है, सिर्फ जाति के नाम पर ही वहां पर चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और इसी वजह से सत्ता में नहीं आ पाई कांग्रेस। कितना सहमत हैं आप इस बात से? भारत में देखिए डिवाइड एंड रूल का, उसके बाद डिवाइड एंड रूल का जो है अक्षरश पालन कांग्रेस पार्टी ने किया। समाज में जो जातपात का विष बोया गया है, जो आज एक बटवृक्ष की तरह खड़ा हुआ है, इसकी देन कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात हम करें तो सही बात तो ये है कि हर देश की दुर्दशा के लिए हर कोई चीज जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ ही इशारा करती। चाहे आप ले लीजिए कि 1947 जो बंटवारा हुआ तो वो भी कांग्रेस के ही जो प्रधानमंत्री थे उनकी सत्ता की दुर्बलता की वजह से हुआ था। चाहे जब चाइना के साथ हमारी लड़ाई थी तब भी इनकी ढीलो हवाली बहुत ही ढील पड़ने की वजह से हमें जो है बहुत संकट का सामना करना पड़ा था। एक चीज जरूर कहूंगा आपसे, इन्हीं में एक प्रधानमंत्री हुए थे लाल बहादुर शास्त्री। मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था और उस नारे को उन्होंने से सफल बनाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन उसके बाद आप समझ लीजिए कि जिससे जैसे कि कारण साम दाम दंड भेदता में कैसे आया जाए, इसके अलावा कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं रहा। अब मैं आगे की बात आपसे कहता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की बिगर कांग्रेस एक बड़ी कांग्रेस का रूप अख्तियार कर लिया है। जैसे कांग्रेसी पहले नेताओं की पार्टियों को छोड़ के जो अपनी गवर्नमेंट बनाते थे वैसे ये भी बनाने लगे। समाज को जातियों में बांटने का कार्य जो पहले कांग्रेस करते थे, ये आज इससे बड़े रूप में करते हैं। पहले सब्सिडी देके वोट खरीदने का काम कांग्रेस करती थी, आज इनसे कई गुना ज्यादा पैसा देके भारतीय जनता पार्टी वोट खरीदने का काम कर रही। तो मैं आपको बताऊं, जो भी आज हमारे भारत हमसे बात जो आजाद देश थे, अब चाइना हमसे 1948 में आजाद हुआ, आज देखिए कहाँ पे पहुंच गया। सिंगापुर हमसे बहुत बात आजाद हुआ, आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया। क्या हमारे भारत में हम परम वैभव को प्राप्त कर सकते हैं? आपको निश्चित बताऊं, भारत भूमि के अंदर जो है इतना हमारे अद्भुत संपदा है और हम भारतीयों के अंदर इतने कुव्वत है, इतना टैलेंट है कि हम पूरे विश्व पर जो है हम राज कर सकते हैं। हम पूरे जो है जो जिसे कहना विश्व गुरु की बात होती है तो हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात है, हमारा कोई लीडर अभी तक इतना पैदा नहीं हुआ जो हमें एक सही राह दिखा सके। बस यही हमारा दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य था कि जो भी लोग आए
पहले उन्होंने सब चीजें दिखाई, कोई राष्ट्र के नाम पे आया, तो आप इस शुभ काम को क्यों नहीं करते हैं? आपकी पार्टी क्यों नहीं करती है ये शुभ काम? जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई लीडर अब तक नहीं आया, तो आपके अंदर तो वो क्षमता है, आप कर सकते हैं ऐसा। मैं आपको निश्चय बिल्कुल आपकी कृपया पे आप सरस्वती है, आपने जो बात कही है सत्य हो। 2022 में देखिएगा माननीय अखिलेश जी, ऐसा आप कर सकते थे, आपके हाथ से फिलहाल मौका निकल चुका है, लेकिन आने वाले चुनावों में देखना होगा कि ये मौका मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि इससे पहले जब सपा की सरकार थी तब आप लोगों ने क्यों नहीं कराई है? हम लोगों ने देखिए बहुत प्रयास किया। मैं आप काम शुरू कर दूं, आप लखनऊ में ही काम लीजिए, आप एकाना स्टेडियम गए जिसमें आपने अभी थोड़े दिन पहले IPL देखा, आप एक्सप्रेस IPL लीजिए, आप गोमती रिवर ले लीजिए, डायल 100 का मुख्यालय ले लीजिए, हाई कोर्ट ले लीजिए, आप वहाँ पे बस स्टैंड आर्थिक बनाए गए वो वाले ले लीजिए, एक आप लाइन सफारी ले लीजिए, मेट्रो ले लीजिए, आपका जो है पेरीफेरल रिंग, बहुत सी तापी परियोजनाएं शुरू करी थी जिससे विद्युत का उत्पादन बढ़ा, ठीक। और आपको बता दूं, ये तो कुछ चीजें हैं, मैं भी आप और गिना सकता हूँ कि पूरा आपका पूरी टाइम ठीक चला जाएगा जी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि कहीं ना कहीं पर भ्रमित कर दिया गया जनता को और उत्तर प्रदेश धीरे धीरे। तो अब ये अपने अलायंस होते रहे। जी। का जहाँ तक सवाल है, दो चुनाव तो उनके साथ ये लड़ती है, सारे एक लोकसभा 19 में 17 में पट्टा साहब RLD के साथ जाए, बहुत अच्छा, हमें तो खुशी जी कि मतलब उनको और ला दिए। दूसरी बात यह कांग्रेस करके देख लिया, बसपा निपट गए। अब ये अखिलेश जी कह रहे थे लड़ी लेंगे तो क्या, कोई एक बेल्ट है उसी में चले जाएंगे जिसमें वह जीत गए थे, जहां पर मुस्लिम और यादव पार्टी है वो क्षेत्र ढूंढते हैं हमेशा, उसमें भी कन्नौज में निपट गए 5 बार जीतने के बाद, अब की बार हार गया। तो इसको स्थिति तो अंदर से पता है, क्या माहौल बनाने के लिए RLD को जोड़ रहे, फिर क्या राजभर जी मतलब सारा जितना रिजेक्ट माल है बाजार में, माल की बात कर रहा हूँ, वो सब साफा इकट्ठा कर भाजपा ने जो MLA हटा दिए, जिन्हें बेकार समझा सारे के सारे उठा लिए। लेकिन विजय जी, कभी कभी ना ये जो छोटे दल होते हैं ये बहुत अहम रोल निभा जाते हैं, पूरी नैया पलट देते हैं, नैया पार भी लगा देते हैं। जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है जी, ये आप ठीक कह रही हैं। वो छोटे दल हो, हैसियत हो, RLD की कोई हैसियत, आप मुझे बता दीजिएगा, एक सीट जीतते नहीं है, वो बात गई। लेकिन अब जिस तरीके से किसानों को लेकर हम देख रहे हैं, किसानों का जो मुद्दा है और लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ है, उससे कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंच सकता है। किसानों का मुद्दा है, मैं 100% श्योर भी हूं, उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होगा। अगर किसानों का मुद्दा हम समझते नहीं होते, अगर हम 50 या 80% गरीब किसानों की परवाह नहीं कर रहे होते, तब ये बात थी। हमने अपने प्यारे साथी अपनी दिल को खोया है। क्यों खोया? इसलिए कि हम जानते हैं किसानों कहां पर है। एक आज जो नेता बन रहे हैं, अपने क्षेत्र से 2 चुनाव लड़े, दोनों में जमानत जा चुके हैं, रो के एक बार नाटक करके आप वहां जो किसानों का हाथ था, आपने हमने सभी लोगों ने देखा है, जहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, जहां पर हिंदुस्तान में राष्ट्र का झंडा को उखाड़ के फेंका गया था, जहां इसको निकलने की कोशिश की गई थी, जहां माओ से कुछ दीजिएगा हमारे नेताओं को, वो बात कही गई थी। ये सब आपके सामने है। लगता है तो किसान होंगे थोड़े बहुत आते हैं, ये बहका के पाते हैं। जहां तक हिंदुस्तान 50% किसान है, 70 साल से जो बन रहा है, आज ये हाल है, कपड़े नहीं है बदन पर, उसकी बात कौन करेगा? आखिर कर्जा ले लेके साहूकार जमीन की आज आधा बीघा नहीं बची लोग, आखिर उनकी चिंता हमको है। उन 85% किसानों को और राष्ट्र का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसी जमीन में, उसी खेत में पहले से 10 गुनी ज्यादा फसल उगाने के लिए ये बिल है, ताकि उनको कर्जा नहीं देना पड़े, नहीं रखना पड़े गिरवी,
और लेकिन तो फिर इसका विरोध हो क्यों रहा है? तो फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? 1 साल हो जाएगा अब 26 तारीख को, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मजा आ रहा है उनको ऐसे आंदोलन करने में? हम तो चाहते हैं कि ये करें, जनता तक बात जाए और फिर हमें बताने का मौका मिले क्या। तो आपको 1 साल से अभी तक मौका ही नहीं मिला? नहीं, 1 साल हो गया तो मौका नहीं मिला आपको अभी तक 1 साल में? हम कह रहे हैं कि ये जाएंगे तो पहुंचेगी ना, हम कहेंगे। जैसे कोरोना में जहर फैलाया कि कोरोना की वैक्सीन है, राहुल गांधी जी ने, अखिलेश जी ने दूसरा बताया था कि इससे पार्टी कह रही थी नपुंसक हो जाएंगे, मैं नहीं लग पाऊँ। क्या हुआ आखिर? अभी नया जहर फैला पार्टी ने, इससे पूरा जहर दुनिया में इस देश के लिए जो पार्टीशन के लिए जिम्मेदार था, जिसने डायरेक्ट एक्शन के सरकार हिंदुओं को 1 दिन में बर्बाद किया था। बंगाल में नोआखाली में अगर गांधी नहीं आते तो 1 लाख हिंदू मर जी। उस दिन ना की तारीख को और गांधी जी से तुलना। जी चलिए ठीक है विजय खेरा जी। यहाँ पर हमने देखा प्रदीप जी भी बंद बंद मुस्कुरा रहे थे आपकी बातों पर, यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद उनकी बात भी सुन लेते हैं। विजय खेरा जी, आपकी बातों पर प्रदीप जी काफी मुस्कुरा रहे थे, मैं जानना चाहूंगी क्या कहना चाहेंगे प्रदीप जी? किसानों को द्रोही करने वाले लोग, किसानों को आतंकवादी करने वाले लोग, किसानों पर गाड़ियां चला देने वाले लोग, और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, थोड़ी थोड़ी दूर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनके पास मिलने तक का समय न हो, वो लोग आज किसान हितैषी होने की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन अगर कोई चल रहा है तो उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान के किसानों का आंदोलन है, और आंदोलन में करने वाले किसानों को ये देशद्रोही कहते हैं, आतंकवादी। जब किसान हित की बात करते हैं तो आज उत्तर प्रदेश के 11 से 12 जनपदों से खाद्यों की कालाबाजारी, वहां पे हो रहे झगड़े आपके सामने, किसान लौटते हुए किसान आपके सामने है, भुखमरी से लड़का किसान आपके सामने है। और इन मुद्दों पर जब आते हैं उसके बाद जब ये कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, तो निश्चित तौर पर हंसी आएगी। और उत्तर प्रदेश की आवाम ये समझती है कि ये दूसरे लोग हैं, ये दुनिया की मजाक का सदन बढ़ाने वाले लोग हैं कि भारत के किसानों और उत्तर प्रदेश के किसानों के हितैषी नहीं। जब नौजवानों की बात होती है, जब शिक्षा की बात होती है, जब रोजगार की बात होती है, तो चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे नर्सिंग भर्ती घोटाला हो, चाहे नर्सिंग भर्ती घोटाला हो, जब कोरोना काल की बात होती है, चाहे किट घोटाला हो, चाहे वेंटिलेटर घोटाला, ये सारे के सारे घोटाले भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नाम हैं। और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की आवाम देने जा रही है। चाहे बढ़ते पेट्रोल के दाम हो, चाहे बढ़ते सब्जियों के दाम हो, चाहे खाद्यान्न तेलों के बढ़ते हुए दाम हो, इन सब का बदला लेने जा रही है उत्तर प्रदेश की आवाम। और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएगी आने वाले चुनाव में। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की आवाम कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं के साथ खड़ी, क्योंकि इन मुद्दों पर अगर कोई खड़ा है, उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ, उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, तो कांग्रेस पार्टी का लिए है, हमारे नेता प्रियंका गांधी जी। तो क्या कुछ आपकी रणनीति होने वाली है खास, क्योंकि कोई छोटा दल तो आपके साथ आ नहीं रहा है? और प्रदीप जी, क्यों आखिर छोटे दल आपके साथ जाना पसंद नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो इतिहास से सबक ले रहे हैं, जैसे हम बिहार में देखा या फिर 2017 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में देखा, क्या ये बड़ी वजह है? क्योंकि कांग्रेस ने जिसके साथ भी गठबंधन करा है तो नतीजे कुछ खास नहीं आए, विफलता ही मिली है हाथ। यार, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह अहंकारी नहीं है और छोटे दलों का अपमान नहीं। हम सम्मान करते हैं उन राजनीतिक दलों का जो जनता के सरोकारों से जुड़े हैं, वो छोटे या बड़े नहीं होते। हम हर राजनीतिक दल का सम्मान करते हैं और खुले हृदय से हम इस देश की आवाम के साथ खड़े हैं। और जो भी राजनीतिक दल समान विचारधारा वाले दल हैं और भारतीय जनता पार्टी के शासन के खिलाफ खड़े हैं, हमें उनके साथ आगे बढ़ने में कोई नहीं है। और विश्वास के साथ कहते हैं हमारा जो गठबंधन है आज देश में सबसे मजबूत गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ। चलिए देखेंगे कितना मजबूत गठबंधन आपका उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ है जब यूपी चुनाव के नतीजे आएंगे। डॉक्टर अरविंद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या लग रहा है कि छोटे दलों के साथ आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कितना तगड़ा कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी के सामने हो सकता है? क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जो मौजूदा स्थिति है उसमें जो जनाधार सबसे ज्यादा हमें बीजेपी का ही देखने को मिल रहा है। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस टाइम अपना जनाधार बहुत तेजी से और बहुत मजबूती से बढ़ाती चली है। क्योंकि उसकी वजह ये कि जो बीजेपी का जो 2017 में
इन्होंने जो आसमानी, जिसे कहना चाहिए, एक ऐसे सपने दिखाए जिसे लोगों को लगा कि शायद ही मतलब पूरा कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, वो सपने सब रेत के किले की तरह सब धराशायी होते थे। नतीजा क्या हुआ, और उसके बाद जब कोरोना की महामारी आई तो उसमें कहीं पे सरकार नहीं दिखी, कहीं पर भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं दिखी। नतीजा क्या हुआ कि लोगों को फिर से अखिलेश जी के वही काम याद आने लगे, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, तो उन्हें लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हमसे एक बार गलती हुई है और अब हम उसका सुधार जरूर करेंगे। और इसीलिए समाजवादी पार्टी का, और मुख्यतः मैं आपको बताऊं जो अखिलेश जी का जो व्यक्तित्व है, वो एक, मैं आपको बता रहा हूँ, ही से मतलब ही विजनरी मैन। उन्हें भविष्य को देखते हुए प्रदेश को कैसे बेटर बनाना है उसका उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया है। नतीजा क्या हुआ कि हमारा जनाधार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, बीजेपी का जनाधार धीरे धीरे खिसकता चला जा रहा है। और मैं आपको कांग्रेस की बताऊं तो देखिए, कांग्रेस को तो मैं थोड़ी सी, एक तो जिसके ऊपर हाथ रख दें तो आप समझ लीजिए तो इसलिए मैं उसमें नहीं, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि देखिए, हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। हो सकता है मतलब मतभेद होने चाहिए, लेकिन हम लोगों के अंदर कभी मनभेद नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, मनभेद नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल समय की कमी है और हमें यहीं पर अपना डिबेट खत्म करना होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने बताया कि छोटे दल कितने अहम रहेंगे इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनावों में, और देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इस बार जनता किसे चुनती है, सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होता है। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।